अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग भी बखैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर के। आलमी हालात हाज़रा। तो आलमी हालात हाज़रा में पहले तो रशिया यूक्रेन जंग का मामला था, मिडिल ईस्ट का मामला था, इसराइल फ़लस्तीन का मामला था, अब यमन का मामला आ गया, फिर अमेरिका वेनेजुएला का मामला आ गया और अब ईरान का भी मामला शुरू हो गया है। तो जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल ही टर्निंग पॉइंट पे है। आज जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान मामला था कि दोस्त दुश्मन दुश्मन दोस्त हो रहा था, तो वैसा ही मामला होता नज़र आ रहा है। तो मसलसल हम लोग इस पर गुफ्तगू भी कर रहे हैं और आज उसको और भी बढ़ाएंगे मज़ीद। तो ईरान में जो है मतलब एहतजाज और तेज़ हो गए और प्रोटेस्टर वगैरह अब वायलेंट होना शुरू हो गए और अब बैंकों में आग लगा रहे हैं, मस्जिदों को आग लगा रहे हैं, इमारत को आग लगा रहे हैं। मतलब खौफनाक सूरत हाल होती जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप फिर प्रेशर भी बना रहा है कि अगर इन प्रोटेस्टरों को मारने की कोशिश किए तो फिर हम तुम पे मारेंगे। हर ताकत के ऊपर एक ताकत है। तो इस वजह से ईरानी रिजीम परेशान भी है। और ये परेशानी क्यों है ये मैं आप लोगों को बताया कि असल में तो ये एक लिहाज से अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा है और सज़ा जो है वो फ़लस्तीनियों की मदद ना करना। तो ये ईरान का पहला नंबर है, लेकिन आप देखेंगे कि हर एक का ये मामला आएगा। ये सऊदी का भी मामला होगा, ये मिस्र का भी मामला होगा, ये तुर्की का भी मामला होगा। हर एक का ही यही मामला। बशार अल-असद को सज़ा मिल चुकी है, लेबनान को भी मज़ा मिल चुकी है और ईरान का है मामला। मेरे हिसाब से हौसियों के अलावा हर एक को सज़ा मिलेगी, इवन के पाकिस्तान को भी। लेकिन वो धीरे धीरे की बात है, अभी देखिए मामला क्या होता है। तो ईरान का तो समझिए कि खौफनाक सूरत हाल है। अब देखिए वो ज़्यादा क्रैक डाउन करेंगे तो अमेरिका बीच में कूदेगा, अमेरिका बीच में कूदेगा तो फिर रिजीम चेंज का मामला होगा। तो क्या होता है ये देखने की बात है। और ये समझिए कि डे बाय डे जो है 5-10 समझिए कि हिलाकतें रोज़ाना होती चली जा रही है और प्रोटेस्ट मज़ीद बड़ा ही होता चला जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो देखिए वो लोग अगर बहुत तेज़ी के साथ क्रैकडाउन करें तो अलग बात है, बकिया तो ये अंदर से सिर्फ तो क्रैकडाउन है नहीं, वो तो बाहर से है। और अंदर भी प्रॉब्लम है। देखिए आदमी को अगर खाना नहीं मिलेगा तो उसको उकसाना बहुत आसान हो जाता है और आदमी जो है भरा पूरा रहता है, एकदम जो है लेविश लाइफ गुजार रहा होता है, तो उसको कुर्बानी देने पर उभारना मुश्किल होता है। और अगर आपके पास खोने के लिए कुछ ना हो तो आपको उभारना बहुत आसान हो जाता है। तो ये आप बात समझिए। हर जगह आप जो है बाहर की ताकत जा करके लोगों को वायलेंट नहीं कर सकती है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ये बहुत ही छोटा मामला है। तो बड़े बड़े मामलात की बात करते हैं हम लोग। डोनाल्ड ट्रंप जो बिल्कुल हिटलर की शक्ल में जो है नमूदार हुआ है और वो अब किसी को भी वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं है। और एक थ्योरी आई है, अमेरिका का ही एक जर्नलिस्ट है, उसका कहना यह है कि ये वेनेजुएला पे जो हमला किया है और उसने जो ऑयल को लिया है पूरा, तो ये सिर्फ चाइना को कंट्रोल करने के लिए है कि चाइना की जो असल तरक्की है वो ऑयल पे है कि अगर ऑयल ना मिले तो फिर जो है उसके कोई कारखाना ही फैक्ट्री ही ना चले, तो फिर ऐसे ही जो मुरझा जाए। तो चाइना का कम से कम 10% जो है एनर्जी भूख जो है वो वेनेजुएला से है, यानी 5% लीगल और 5% इलीगल तरीके से। तो ये सप्लाई लाइन कट कर दी जाए। फिर ईरान का जो है इसी वजह से है कि इसको भी कट कर दी जाए। ईरान से भी बहुत तेल जाता है यहाँ पे और ये सऊदी वगैरह से तो जब चाहेंगे तब कट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये कट हो जाएगा। ये अफ्रीका वगैरह जो अंगोला वगैरह से जाता है, इन लोगों को तो जब धमकी देंगे ये कट कर देगा। फिर रह जाएगा रशिया। तो रशिया से जो है वो चाइना तेल ले सकता है, लेकिन उस पर जो है सख्त जो है वो बिल लेकर के आ रहा है कि जो लोग भी, जो ममालिक भी रशिया से
ऑयल, गैस या यूरेनियम वगैरह ख़रीदेगा उस पर 500% तक टैरिफ लग सकता है। तो वो टैरिफ लगा देंगे तो फिर वहाँ से ख़ुद ही नहीं ख़रीद पाएगा। रशिया को तो ताकत के ज़ोर पर नहीं रोक सकते कि तुम लोग को नहीं बेचना है, लेकिन चाइना को टैरिफ के ज़रिए से रोकने की कोशिश करेंगे। तो अगर इसको जो है, जैसे ये हमको समझिए कि रेयर अर्थ मिनरल्स के ज़रिए से तरक्की रोकना चाहता है, तो इसी तरह से ऑयल के ज़रिए से हम इसकी तरक्की रोक देंगे, क्योंकि ऑयल एनर्जी से रेयर अर्थ मिनरल एनर्जी पर जाने में अभी टाइम लगेगा, कम से कम 10-20 साल तो लगेगा ही। तो ये जो है पूरे जो है स्कीम चल रही है। तो देखिए मामला क्या होता है, क्योंकि चाइना जो है वो हंगरी कंट्री है एनर्जी का। तो ये भी एक फार्मूला हो सकता है। अब मामला जो है थोड़ा जियोपॉलिटिक्स में और डीप बात करते हैं। वो मामला ये है कि कल डोनाल्ड ट्रंप वो ऑयल और गैस के जितने भी एग्जीक्यूटिव वगैरह थे उसको बुलाया था वाइट हाउस, और एक तरफ जो है वो समझिए कि एक लाइन में वो बैठा हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप है, मार्क रूबियो है, जेडी वेंस है और उसके एनर्जी मिनिस्ट्री वगैरह सब थे। इधर जो है दोनों तरफ से समझ जाइए कि ये ऑयल गैस वाले सब जो है बैठे हुए थे। अब उस सबको कन्विंस कर रहा था कि जाओ वेनेजुएला में इन्वेस्ट करो, ये करो वो करो। अब वेनेजुएला को उसने धमकी दे दिया है कि 30 से लेकर के 50 मिलियन बैरल तक जो है तेल हमें बेचना है। उसके बाद आप दूसरी जगह कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन न रशिया को बेच सकते हैं, न चाइना को, न ईरान को, न क्यूबा को। ठीक है, अच्छा हमको बेचेंगे या और किसी को बेचेंगे तो इसका पैसा हमारे पास आएगा। तो ये पैसा जो हम डॉलर के शक्ल में देंगे तो फिर उसको जो है खर्च अमेरिका में ही करना है। यानी आपको और दवा की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो फिर आप अमेरिका से ही खरीदेंगे। यानी बिल्कुल जो है कॉलोनी बनाने वाली बात हो गई कि हम आपको डिक्टेट करेंगे कि आपके पास जो वसाइल हैं तो उसको कहाँ कहाँ बेचना है और कैसे बेचना है, और उसकी आमदनी आएगी तो फिर क्या क्या करना है। तो शायद कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, या नहीं आ रहा? तारीख़ का अगर मुताला है तो कुछ याद आ रहा होगा, क्योंकि हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बस ये था कि यही अंग्रेज़ उस वक्त जो है वो बरतानिया में बसते थे। ये लोग माइग्रेट करके यहाँ चले गए, वरना यही के अंग्रेज़ थे प्रोटेस्टेंट। और ये लोग जो है इंडिया आए थे और ये ढाका में आए थे। बांग्लादेश पहले इंडिया में था, और बंगाल का जो है ढाका वगैरह का जो है कपड़ा बहुत ज़बरदस्त होता था। मलमल कपड़ा जो है जानते हैं, एकदम नफीस कपड़ा होता था, मुलायम कपड़ा होता था। अब मैनचेस्टर में भी जो है कंपनियां लगती थी, यहाँ पर तो हाथ वगैरह से होता था, यहाँ पर मशीनें लगना शुरू हो गई थी। तो अब यहाँ पर जो है लोगों के हाथ काटने शुरू कर दिए थे। फिर यहाँ पर ज़बरदस्ती जो है कारखाने बंद कराए गए कि तुम लोगों को यहाँ पर जो है लूम वगैरह की फैक्ट्री में काम नहीं करना है, बंद करो इसको। तो बंद करेंगे तो फिर कहाँ होगा? तो वो कपड़ा मैनचेस्टर में बनेगा, यहाँ बना। अब फिर यहाँ से जो है वो इंपोर्ट होगा कपड़ा पहनने की तो ज़रूरत है ही। तो कहेगा ठीक है, यहाँ से यहाँ ही नहीं बिकेगा, यहाँ से यहाँ बिकना है। तो अब इंडिया वाले करेंगे क्या? तो इंडिया वाले जो कॉटन उगाएं, कॉटन की खेती करो, उससे धागा बनाओ। अब धागा फिर जाएगा मैनचेस्टर, वहाँ से फिर जो कपड़ा बुन करके आएगा, फिर इंडिया के मार्केट में बिकेगा। जिसके वजह से समझ जाइए कि जो है गांधी जी ने एक मरतबा कपड़ा जलाने की मुहिम का आगाज़ किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह। तो ये क्या है, याद हम लोगों को आ गया। जो मैं देख रहा था इसको वेनेजुएला को, कि इसी तरह का जो है पूरा कारोबार को बर्बाद कर दिया था हम लोगों के, और इसी तरह डिक्टेट करता था कॉलोनी पावर, कपड़ा तुम लोगों को नहीं बनाना है लेकिन कॉटन उगाना है। कॉटन कहाँ जाएगा? फिर बरतानिया जाएगा, वहाँ से फिर फिनिश कपड़ा बन के आएगा, और यहाँ से तुमको महंगा कपड़ा खरीदना है। ये जो 10 रुपये में मलमल कपड़ा मिलता था वो 100 रुपये में मैनचेस्टर से बन के आता था, उसको ख़रीदना पड़ता था। इंडिया वाले बेचारे जो है खेत खलियान होने के बावजूद कॉटन उगाते थे, धान नहीं उगा सकते, गेहूं नहीं उगा सकते थे, तो कॉटन को तो खा नहीं सकते,
और फिक्स कर देते थे इतना कॉटन उगना ही उगना है, नहीं तो फिर मार देंगे। तो रात दिन काम कराना पड़ता था। दे देता तुम्हारे पास 10 बीघा है, इतना कॉटन चाहिए साल में, इतना तुम्हें, इस तरह का डिक्टेशन था। तो ये जुल्म का लाखों लोग मार दिए थे इस तरह के कवानीन बना करके। लोग अपने ही खेतों में दफन हो गए थे। ये जो वाइट चमड़ी वाले लोग हैं, जो आवर सिविलाइजेशन, आवर वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसके हम लोग दिलदादा बनते हैं, वो ऐसे करतूत वाले हैं। इनको हिस्ट्री भुलाने की कोशिश करते हैं, हम लोग याद दिलाने की कोशिश करते हैं। तो यही मुझे याद आ गया, ये वेनेजुएला के जो डिक्टेशन दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो मुझे याद आ गया। तो मुझे तो बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। अब कल जो है उसने एक और चीज कह दिया, ग्रीनलैंड पे तो मैं जो है हार्ड वे में भी जा सकता हूँ। इसकी वजह से और क्या 20 रोज का टाइम है तुम्हारे पास, बस उसके बाद बिग हैपन होगा 20 रोज के बाद। तो जब तक जो है हमारा नुमाइंदा जा रहा है, डेनमार्क से भी बात करेगा, ग्रीनलैंड से भी बात करेगा, और प्यार से मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो जानते हो हमारी शरारत। दुनिया के कायदा कानून को मैं मानता नहीं हूँ, इंटरनेशनल ऑर्डर को मैं समझता नहीं हूँ, माइट इज़ राइट के उसूल में चाहता हूँ। तो ये जो पूरा यूरोप में पैनिक है, हालत ख़राब है। यूरोप वाले कह रहे हैं कि तुम लोग तो अजीब व गरीब इंसान हो, मशरिक से भी कोई आकर के रशिया जो है बजा के चला जाता है, और मगरिब से भी तुम बजाना शुरू कर दियो। तो हम लोग कोई ढोल हैं क्या जो कोई भी आए बजा के चला जाए? तो ऐसे ही होता है। पैसा अगर रखोगे, ताकत नहीं रखोगे, दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे, तो जैसे मशरिक में मुसलमान को कोई भी बजा देता है, वैसे तुम लोगों को बजा देगा। इसीलिए तो कहा गया है कि ताकत है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। कमज़ोरी से बड़ा कोई जुर्म है ही नहीं। आप कमज़ोर हैं, दुनिया के सबसे बड़े मुजरिम हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ छोड़ के नहीं गए सिवाय तलवार के। ये बात समझ लीजिए। इंतकाल के दिन कुछ नहीं था घर में, कुछ नहीं था, लेकिन तलवारें लटक रही थी। अब उम्मत ने मैसेज ही नहीं लिया तो क्या कर सकते हैं। चलिए अभी तो जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो जियो पॉलिटिक्स भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के गए थे, पूरी दुनिया फतह करा दिए थे, या बुनियाद तो डाल ही दिए थे, साहबा कराम ने कर ही दिए, सुपर पावर बन ही गए। अभी मामला यह है कि ग्रीनलैंड के बाद उसने कहा कि अब मैक्सिको का भी नंबर है। लीजिए, बिगड़ती है जब जालिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत। कहा मैक्सिको में ड्रग कार्टेल तो यहाँ है, असल में वाकई में है वहाँ पे, लेकिन वो कह रहा कि मैं यहाँ पे ज़मीन ही इन्वेट करूँगा। ये मैक्सिको की बस की बात नहीं है, ये क्लॉडिया शेनबॉर्न, इससे नहीं हो पाएगा, मैं खुद जाऊँगा, पीट पाट के रख दूँगा ड्रग कार्टेल वगैरह को। लोग कह रहे हैं कि आप ड्रग कार्टेल को छोड़ करके कहीं कब्जाना ही शुरू कर दिए तो अब वो तो कहता कि भाई आप समझ लो क्या है इसमें। और तारीफ भी कर रहा था कि फर्स्ट टर्म में मेरे तो सपोर्टर, जिसको मैं जो है फॉरेन मिनिस्टर है ये सब बनाया था, वो कोई काम करने थे। इस बार तो देखिए बस यस सर वाले हैं, मार्को रूबियो हो, जेडी वेंस हो, ये हो, वो सब ऐसे ही है, पीठ हंसी। तो इसीलिए तो उसने जो है पूरा तेवर ही बताया। इस बार डिफेंस मिनिस्ट्री को डिफेंस ऑफ वॉर नाम रख दिया। टक्कर कार्सन कह रहा है कि अरे इसका तेवर तो बता रहा है कि ये कहीं बिग वॉर की तैयारी में कर जा रहा है। 1.5 ट्रिलियन बजट जो है बनाने की कोशिश कर रहा है डिफेंस का। तो ये तो कुछ और ही रास्ते पे निकल रहा लग रहा, सबको दिख रहा। टकर कार्सन भी बोला कि ये तो लगता है कि कई जगह पे ये जंग में उलझेगा या कोई बड़ी जंग करने की तैयारी में। यानी बड़ी जंग से मुराद ये चाइना से जंग करेगा या फिर इसी तरह हर जगह उलझता रहेगा, ग्रीनलैंड में तो मैक्सिको में तो वेनेजुएला में तो ईरान में तो इधर तो उधर। मैक अमेरिका ग्रेट अगेन करने आया है या मैक अमेरिका बर्बाद अगेन करने आया है, क्या है गॉड नोज विद। तो आप देखिए कि मैक्सिको का भी नंबर आ गया, खुल करके कल बोल दिया कि हम जा रहे हैं, ज़मीनी हमला करेंगे उस पर। और आप जाते आते के साथ ही जो है उसने गल्फ का नाम जो है बदल दिया था, गल्फ ऑफ मैक्सिको है ये, उसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया था। और ये जो है इधर के जितने भी ये है टेक्सास वगैरह, ये सब मैक्सिको का हिस्सा था, इसको छीना ज़बरदस्ती, या तो बेचो या जबरदस्त, जैसा भी ग्रीनलैंड का कर रहा है ना वैसे किया है। तो ये आप समझ लीजिए। तो ये तो उनके मंसूबे हैं, अज़ाइम हैं, ये सारी चीज़ें। अब ये है कि दुनिया जो बाकी दुनिया है वो क्या कर रहा है।
एरोगेंट इतना है कि आप देख लीजिए कि उसका जो मिनिस्टर है एक, उसका कहना यह था कि अमेरिका और इंडिया में ट्रेड डील बिल्कुल तकरीबन फिनिश, फाइनल मरहले में, अब दस्तखत होना था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अरमान था कि नरेंद्र मोदी मुझको फ़ोन करे पहले, ताकि हम कुछ दबाव उबाव डालें, कुछ कॉन्सेशन मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने जो है फ़ोन नहीं किया। अब ये डर गए होंगे कि वो अगर कुछ बोल दे मुंह पे तो बात काट ही नहीं पाएंगे। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का तो मामला भी है कि वेल लेफ्ट वाला जो क्रिकेट रहता है ना, कि कोई जो है आप बैटिंग यहाँ पे कर रहे हैं और कोई जो है मार रहा था आउट स्विंग को, जो है आप आराम से बल्ला उठा करके छोड़ दे रहे हैं, जाओ जाओ, ना छेड़ो ना आउट हो, और एक ही मरता इन स्विंग मार करके आउट कर देता। तो वैसे ही जो है वो समझिए कि फॉरेन पॉलिसी चल रही है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोले 7 खून माफ है, उसको नहीं बोलो कुछ, वरना और भी उलझ जाओगे। लेकिन वो क्लीन बोल्ड किए जा रहा, तो उसके वजह से समझ जाइए कि इंडिया का ट्रेड डील नहीं हो पाया। अब मामला यह है कि ये तो एरोगेंसी की मामला है कि अगर तुम फोन नहीं करोगे तो हम तुमसे ट्रेड डील ही नहीं करेंगे, जाओ, इतने सारे एक्सरसाइज भी सब बेकार, पहले कॉल करो मुझे। अब यहाँ पर जो है यूरोप वाले भी जो है अंगड़ाई लेना शुरू कर दिए। और कल जो मैं आप लोगों को बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये हिटलर का नेचर अपना लिया है, तो फिर हिटलर के लगाम देने के लिए उस ज़माने में कैसे सारे दोस्त दुश्मन एक हो गए थे कि भाई इस मुसीबत से टलो तो फिर हम लोग आपस में बांट लेंगे। तो ये टॉपिक पर समझ जाइए कि यूरोप अब जाना शुरू हुआ है और आवाज़ उठनी शुरू हुई है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि मैं तो आपको ये बताया था कि 4 ताकतें अगर मिल जाए तो हो जाए, यूरोपियन यूनियन मिल जाए, ब्रिक्स मिल जाए, आसियान मिल जाए और अफ्रीकन यूनियन मिल जाए। एमेनुअल मैक्रॉन कह रहा है कि नहीं, वो अलग थोड़ा सा जो है फॉर्मूला दिया है। उसका कहना यह है कि अगर G7 और ब्रिक्स मिल जाए तो मामला जो है कुछ हो सकता है, वरना दुनिया जो है आपस में लड़ जाएगी, जो अमेरिका का ये। अब ये G7 में तो अमेरिका भी है, तो डायरेक्ट तो ये नहीं बोल सकता कि G6 मिल जाए और ब्रिक्स मिल जाए, तब तो वो फौरन दुश्मन हो जाएगा। तो इस लिहाज से वो G7 बोला है, लेकिन कहने का मकसद उसका G6 ही था। तो मैं तो सिर्फ यूरोपियन यूनियन को लिया था, लेकिन G6 में जो है आप जानते हैं कि कनाडा भी है, जापान भी है और यूरोप है। यूरोप का मतलब यूरोप का इमाम आ गया तो सब आ गए। तो उसका कहना यह है कि वक्त आ गया है कि G6 और ब्रिक्स ये दोनों मिल करके अमेरिका को लगाम देने की कोशिश करें और ये दोनों साथ में आ जाएं और ग्लोबल साउथ को भी साथ में ले लें। अब इस बार जो है एक अच्छा मौका इन लोगों को और भी है। ये G7 और ब्रिक्स की बात क्यों किया आज एमेनुअल मैक्रॉन? उसका कहना यह है कि नेक्स्ट मंथ मैं इंडिया आ रहा हूं और इस बार क्या है कि G7 के जो है प्रेसिडेंसी मेरे पास है, अब ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, लिहाजा यहां पर जो है वो आराम से हम दोनों बात कर सकते हैं। G7 में मेजर पार्ट हम तय करेंगे कि क्या होना है, अब ब्रिक्स में जो है वो इंडिया तय करेगा कि क्या होना है। और फ्रांस को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि इंटरनेशनल कायदा कानून को मानता नहीं है, वो समझिए कि इनफिरादियत की तरफ भाग रहा है, कुछ नहीं मल्टीलेटरल। आप देखें कि 66 जो है इंटरनेशनल इदारे से निकलने का ऐलान कर दिया। यूनाइटेड नेशन को कुछ नहीं समझता है, किसी इंटरनेशनल को क्रिमिनल कोड को कुछ नहीं समझता है, इंडिविजुअलिज्म पे जो है उसको यकीन हो गया है। ये लो मल्टीलेटरलिज्म पे ये है। तो एमेनुअल मैक्रॉन का मानना यह है कि G7 की हमारी प्रेसिडेंसी है, तो ज़्यादा चांस ये है कि डोनाल्ड ट्रंप स्किप करेगा और हमारे यहाँ नहीं आएगा, कहेगा कि ये सब जो है सब ग्रुपबाजी हमको पसंद ही नहीं है, मैं अकेला ही बादशाह हूँ, आई एम शहनशाह। क्योंकि वो इस तरह अभी देखिएगा कि कनाडा में इससे पहले था G7 की मीटिंग, तो बस फॉर्मेलिटी के तौर पे किया और कहा कि हमें अर्जेंट काम है, हम चला आया भाग करके, और उन लोगों को छोड़ दिया कि तुम लोग की कोई वैल्यू नहीं, करो मीटिंग तुम लोग, हमारे बगैर तो महफिल ही जो कुछ नहीं है। अभी आप देखेंगे कि G20 की मीटिंग साउथ अफ्रीका में थी, उसने स्किप कर दिया, नहीं जाएंगे।
तो उसको लग रहा है कि इस बार जो है अमेरिका नहीं आएगा डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे, तो फिर G6 ही रह जाएंगे। तो G6 वाले जो है अच्छे से बात कर सकते हैं। और अब जो है अर्जेंट मुसीबत जो है अमेरिका ही है कि भाई इस मुसीबत से कैसे निजात पाओगे। और उसने इंडिया का सहारा इसलिए लेना शुरू किया है कि इस बार ब्रिक्स की जो है प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, और हम लोगों के दुश्मन दो हैं, एक रशिया है और एक अमेरिका है। लेकिन अमेरिका तो मस्त हाथी के मानंद पागल हाथी बना हुआ है, इसको तो लगाम ही दिया जा सकता है। और इससे जो है ये भी हमारा दुश्मन है, लेकिन ये मस्त हाथी के मानंद जो है पागल नहीं है। तो इससे समझौता किया जा सकता है, इससे बात की जा सकती है कि भाई आपका कंसर्न क्या, बताओ, ठीक है बोलो। तो अब इससे बात कराने के लिए मौजू कौन सा मुल्क हो सकता है? तो मीडिएटर के तौर पर इंडिया ही हो सकता है। और ये बात खुल करके जॉर्जिया मेलोनी भी बोली है कल कि अब वक्त आ गया है कि यूरोप को डायरेक्ट रशिया से बात करनी चाहिए, यानी अमेरिका को अब बाईपास करना चाहिए। उसकी नीयत दिख गई कि हम लोगों को जीरो वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं है, बराबर ही का आदमी नहीं समझ रहा। तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट रशिया से बात करें कि ठीक है बताइए क्या कंसर्न है आपका। अब इसमें जो है सिर्फ एक प्रॉब्लम आ सकता है, वो दोनों तरफ जा सकता है कि खुद ही डोनाल्ड ट्रंप आउट हो रहा हर जगह से। कनाडा का G7 में नहीं गया, फिर जो है साउथ अफ्रीका नहीं गया, इस बार ज़्यादा चांस है कि जो है फ्रांस भी नहीं जाएगा, वो जहाँ पर ये लीडरान रहेंगे वहाँ पर नहीं जाएगा वो। तो खुद ही जो है वो आइसोलेट हो रहा। लेकिन इस बार मामला क्या हुआ है कि G20 की जो समिट है वो वाशिंगटन में है। तो इस लिहाज से तो इस बार तो सबको जो बुलाएगा ही। तो अब इन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है स्ट्रांग मैसेज देने के लिए। अब वो ये कि G20 के यहाँ पर समिट हो रही है और हर आदमी, हर मुल्क जो है एक्सक्यूज पेश कर दे कि हम नहीं आ सकते, हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अच्छा मौका है साइलेंटली मैसेज देने का। यूरोप के बड़े बड़े लीडरान कहते कि नहीं हमारे पास काम है, हम वाशिंगटन नहीं जा पाएंगे, करो जो करना, सब लोग आपस में बात कर ले, फिर देखें डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है। तो इस लिहाज से जो है ये देखे कि G20 समिट को वो किस तरह लेता है और ये लोग किस तरह लेते हैं, बिल्ली के गर्दन में घंटी बांध पाते हैं या नहीं बांध पाते हैं, वो देखने की बात होगी। तो ये मैं सोचा कि आप लोगों को जियोपॉलिटिक्स थोड़ा सा आप लोगों को जो है इस तरह इशारा दे दूं कि ये पूरे जो है हरकत और सकनात कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है चाइना के मद्देनज़र उसको तेल से महरूम करने के पेश नज़र कर रहा है, या फिर वो वाकई में अपने आप को समझता है कि सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ है और ये सब हटे बच्चों है, कुछ नहीं, ये सब की कोई अहमियत नहीं है। तो फिर जैसे हिटलर को लगाम दिया गया था, क्या ये लोग भी जो है कुछ मंसूबा बनाएंगे या ऐसे ही जो है जलील होते रहेंगे, कोई अहमियत नहीं है। रशिया के जहाज़ को पकड़ लिया, उसने कहा कम से कम हमारे क्रू मेंबर को छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, ये एक जो पॉलिटिक्स के तो बात में कर दिया, इस पर अभी डेवलपमेंट आता रहेगा, गुफ्तगू होती रहेगी इंशाल्लाह। देखिए इधर जो है एक और अलाइनमेंट हो रहा है, देखिएगा आप थोड़ा, इस पर भी मैं आपको जो है रोशनी डाल देता हूँ, फिर इस पर भी डेवलपमेंट होता रहेगा। इधर जो है आप देखेंगे कि इजराइल, यूएई, इंडिया, इन तीनों का एक ब्लॉक है। और इसके मुकाबले में अब सऊदी अरब देख रहा है कि यूएई बहुत तेज़ी से बैटिंग कर रहा है और हर जगह टांग अड़ा रहा है। लीबिया में अड़ाया, सूडान में अड़ाया, यमन में अड़ाया। तो यमन में तो उसको अभी बहुत अच्छे से पिटाई कर दिया है और बाहर कर दिया। तो अब ये तीनों का जो है गठजोड़ है। अब इंडिया जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा खुल के नहीं खेल पा रहा, अभी मैं बताता हूँ। इसके मुकाबले में तीन अलग गठजोड़ बन रहा, पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की। तो ये सऊदी ने जो पाकिस्तान को डिफेंस में लिया है वो इसी की वजह से लिया, यूएई की वजह से, कि अगर तुम जो है अपने आप को ताकतवर बनाओगे इजराइल को लेकर के, इंडिया को लेकर के, तो फिर हमारे पास भी ऑप्शन बस ये है कि मैं भी पाकिस्तान के तो लेता हूँ और तुर्की को लेता हूँ। और ये दोनों आप देख लीजिए टकरा गए यमन में,
अब यमन में जो है वो ये भारी पड़ गया, क्योंकि इधर से जो है इंडिया से जो है सपोर्ट उतना नहीं आ सकता यूएई को अभी फ़िलहाल। उसकी वजह यह है कि इंडिया के डायस्पोरा पूरे गल्फ़ में फैले हुए, 1 करोड़ के करीब इंडियन लोग जो है वो गल्फ़ में काम कर रहे हैं, यूएई में भी काम कर रहे हैं, तो सऊदी में भी, तो कतर में भी, तो दुबई में भी, यहाँ भी वहाँ पे भी। तो इस लिहाज से इंडिया जो है खुल करके जो है नहीं साथ दे सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि I2U2 बना था, तो उसमें कौन से ममालिक थे? I2 यानी 2 I ममालिक और 2 U ममालिक। I2U2, I से इंडिया और इजराइल, और U से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आप ये देखें I2U2 में जो है अमेरिका, इजराइल, यूएई, इंडिया, गठजोड़ आया कि नहीं आया? तो अब ये जो है इस सब की नाराज़गी देख करके ये थोड़ा सा डेड पड़ा हुआ है, वरना जो है ये बहुत ख़तरनाक मामला था। तो ये समझिए कि यहाँ पर जो है तो इंडिया को जो है बच के रहना चाहिए और इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वरना जो है ये इतने लोगों की नौकरी अगर जो है वो जाएगी तो हालत ख़राब हो जाएगी इंडिया की। इतना जो रेमिटेंस आता है वो जो है, एक तो घर में जो है नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, और जो बाहर नौकरी कर रहे हैं सऊदी वगैरह में, कतर वगैरह में, इधर उधर, वो फिर वापस भेज देंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो इस लिहाज से जियो पॉलिटिक्स में बहुत बच बचा के रहना चाहिए। ऐसे ही आप देखेंगे कि गल्फ़ से अब इन्वेस्टमेंट आना कम हो गया इंडिया में, बहुत कम, क्योंकि अब वो लोग देख रहे हैं कि ये इंडिया जो है किसी और तरफ जा रहा। और फिर देखिए बांग्लादेश भी जो है उधर, बांग्लादेश पाकिस्तान तो समझिए कि अब एक ही हो गया है क्लास। तो ये 2 हो गया, सऊदी हो गया, तुर्की हो गया। तो इस लिहाज से जो है यहाँ पर एक अलग खिचड़ी पक रही है। तो ये खाली मैं इशारा दे दिया हूँ, इसको डेवलप होने में टाइम नहीं लगेगा, तो इंशाल्लाह कभी फिर बताएंगे, इस पर बात करेंगे। तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ, और एक झलक में अल जज़ीरा दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा यकीन हो जाए। फाइटिंग रिज्यूम इन अलेप्पो आफ्टर सीज फायर बिटवीन SDF आर्मी कोलैप्स। तो अब ये देखिए एलेप्पो में जो है वो सीज फायर हो गया था, कल थोड़ा इत्मीनान का सांस भी लिया हम लोग कि चलो कुछ हो गया, फिर ये लोग लड़ना शुरू कर दिए और SDF को मार भगा यहाँ से। तो ये मुसीबत ही मुसीबत है, क्या कर सकते। ये देखिए ग्रीनलैंड क्लेम्स हाउ क्लोज हैव NATO मेंबर कम टू फाइटिंग ईच अदर। ग्रीनलैंड का मसला तो चल ही रहा। ये देखिए मिनीपोलिस लीडर्स अर्ज ट्रांसपेरेंसी इंडिपेंडेंट प्रो आफ्टर आइस किलिंग। तो ये तो मामला वही जो लेडीज को मार दिया है, 3 बच्ची की मां को, तो उसका मामला चल रहा है। US warns Iran amid growing in anti-government demonstration and clashes। US बार बार वार्न कर रहा, अपने यहाँ उसको प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन ईरान में अगर हो रहा है तो उसको बहुत फिक्र है। अपने यहाँ प्रोटेस्टर को खूब मारते हैं, अगर कोई फ़लस्तीनियों के हक़ में प्रोटेस्ट करने आए तो उसको खूब मारते हैं, जेल में डाल देते हैं, अमेरिका वाले भी, फ्रांस वाले भी, जर्मनी वाले भी। और ईरान में अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो वो जहाँ आँखों के तारा हो जाते हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगाने, तो नहीं तो फिर हम ये कर देंगे। और ये देखिए, और रशिया ने जो है कल बहुत बड़ा हमला कर दिया था, और शनिक हम मिसाइल मार दिया था यहाँ पे समझे, और ये लवीव में मारा था। ये सेकंड टाइम है जो उसने वो मिसाइल, खतरनाक मिसाइल निकाल लिया था। अब यहाँ पे लवीव पे मारने का मकसद क्या था? कीव में मारता, इधर मारता, उधर मारता। ये लवीव जो है ये बॉर्डर है, समझ जाइए, ये नेटो का बॉर्डर है, ये पोलैंड है। यहाँ पे मारा कि अगर हमारा मिसाइल यहाँ आ सकता है तो इधर भी वार्सा में भी गिर सकता है, तो थोड़ा सा संभल करके रहना तुम लोग। तो देखिए कि मामला क्या होता है। अब ये जो मिसाइल मारा है रशिया ने, ये किस जवाब में मारा है ये लोग तलाश कर रहे हैं। आप लोग भी बता सकते हैं कि क्यों मारा है। एक तो ये है कि रशिया का कहना तो यह है कि यूक्रेन ने जो पुतिन के घर पे हमला किया था कुछ रोज पहले, उसका जवाब था ये, कि बहुत खतरनाक मारा है उसने। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, पेरिस में जो अभी इन लोगों की जो है व्हीलिंग कॉलिशन ऑफ व्हीलिंग की जो है समिट हुई है, उसमें यूके और फ्रांस ने जो दम
रिटर्न गारंटी दिया है यूक्रेन को कि अगर सीज़फायर हो जाता है तो गारंटर के तौर पर हम अपना ट्रूप्स भेजेंगे यूक्रेन, तो उसको जो है मैसेज देने के लिए मारा है। तो आप दोनों में से क्या हो सकता है वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।